आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में पढ़ेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किन कारणों से हुआ था। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, क्या वजह थी, क्यों लोगों ने, क्यों जनता ने, यूरोप की जनता ने क्यों राष्ट्रवाद शुरू किया था, यूरोप के किस देश में सबसे पहले राष्ट्रवाद शुरू हुआ था। ये सारी घटनाएं हम चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th हिस्ट्री के पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं टॉपिक कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश प्रेम से भाव। एक समूह होता है कि लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए, अपने मांगों को पूरा कराने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लेते हैं, राष्ट्रवाद करते हैं, तो उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो आइए देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या कारण थे, क्यों यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट है यूरोप में सबसे पहला पॉइंट है, क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण। सबसे पहला कारण निरंकुश शासन व्यवस्था। निरंकुश शासन व्यवस्था इसको डिफाइन करते हैं। पहला पॉइंट, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण वहां पर निरंकुश शासन व्यवस्था थी। निरंकुश शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि जो नेता था, जो लीडर था, वो निरंकुश था, वो तानाशाही करता था, जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता था, जनता की इच्छाओं को नहीं मानता था, जनता के ऊपर तरह तरह के कर ठोकता था। जैसे आप लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा था क्लास 9th में कि जो एक लुई 16 था बूर्बो राजवंश का, जो जनता पे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट पे कर नहीं लगाया जाता था, लेकिन थर्ड स्टेट था उनके ऊपर तरह तरह के कर लगाता था। तो वही व्यवस्था है कि निरंकुश शासन व्यवस्था थी यहाँ पर। तो वही चीज है, निरंकुश शासन व्यवस्था की वजह से यहाँ पर तरह तरह के कर लगाए जाते थे, जिसके कारण लोगों ने राष्ट्रवाद का उदय किया। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं, उदारवादी विचारों का प्रसार। उदारवादी विचारों का प्रसार। अब यहां पर उदारवादी विचार नहीं थे, राजनीति नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था। तो इन लोकतंत्र, नए नए विचारों को लाने के लिए लोगों ने राष्ट्रवाद का सहारा लिया और इन विचारों को प्रसार किया, नए नए विचार लेकर आए, तब जाके यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू हुआ। आगे आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। तीसरे पॉइंट में स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व का नारा। राष्ट्रवाद के दौरान जनता ने, जिस जनता को स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व नहीं था, उन लोगों ने राष्ट्रवाद के दौरान स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा दिया कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए, बंधुत्व, भाईचारा चाहिए, सब सगे संबंधी आपस में मिलजुल के रह सके। ऐसी व्यवस्था करने के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किया गया। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या था, शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका। शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका। अब मध्यम वर्ग, जो बीच का मध्यम वर्ग था, यहां पर लोगों को, जो थर्ड स्टेट बीच का मध्यम वर्ग था, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो लोगों ने राष्ट्रवाद के दौरान शिक्षित मध्यम वर्ग की मांग की कि हमें भी पढ़ना है, हमें भी लिखना है, हमें भी शिक्षा चाहिए।
जिसके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब इसके बाद अगला टॉपिक है कि यूरोप में राष्ट्रवाद सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, किस वजह से हुआ, क्या रीजन था उस जगह पे राष्ट्रवाद शुरू करने का। तो उसका रीजन ये था कि सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद जो शुरू हुआ था वो हुआ था फ्रांस में हुआ था, जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति भी कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति, ये क्रांति हुई थी 1789 में। यूरोप का एक देश है फ्रांस, जिसमें 1989 में एक क्रांति हुई, जिसको क्रांति का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। इस क्रांति में लोगों ने, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लोगों ने संविधान की मांग की। संविधान आधारित शासन व्यवस्था, लोकतंत्र, निरंकुश तानाशाही को खत्म करना, राजतंत्र को खत्म करना, ये सब मांगे की। तब जाके फ्रांसीसी क्रांति जाके सफल हुई। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति जब सफल हो गई तो ये क्रांति पूरे के पूरे उपमहाद्वीप में फैल गई। उपमहाद्वीप मतलब पूरे के पूरे यूरोप में फैल गई, जिसके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद सफल हो पाया। उसके बाद यहाँ पर कई सारे नेता आते हैं, उन नेताओं के द्वारा यहाँ पर कई राजतंत्र आते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर तरह तरह के कानून लाए जाते हैं, तरह तरह के नियम लाए जाते हैं। जैसे आगे देखते हैं, जैसे नागरिक संहिता आती है। नागरिक संहिता आती है 1804 में। नागरिक संहिता आती है 1804 में आती है। नागरिक संहिता आती है 1804 में। 1804 में नागरिक संहिता आती है, जिसको हम नेपोलियन की संहिता भी कहते हैं। इसके तहत नागरिक संहिता के तहत यूरोप में कई बड़े बदलाव किए गए थे। जैसे पहला बदलाव यूरोप में यह किया गया था कि नागरिक संहिता के तहत जो लोगों को जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त थे, उनके जन्म अधिकार छीन लिए गए थे। जैसे फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट को, पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग, इन दो लोगों को यूरोप में विशेष अधिकार प्राप्त थे। जन्म से इन लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था, कर नहीं देना पड़ता था। पर नागरिक संहिता के तहत इन लोगों के विशेष अधिकार जो थे वो छीन लिए गए। इनके पास अब कोई विशेष अधिकार नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, इनके विशेष अधिकारों का छीन लिया गया। दूसरा, कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के, कानून के सामने सभी लोगों को क्या कर दिया गया, नागरिक संहिता के तहत बराबर कर दिया गया, इक्वल कर दिया गया कि नागरिक संहिता के तहत सभी लोग समाज में, यूरोप में एक समान है। किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव विरोध नहीं किया जाएगा। आगे प्रशासनिक विभाजन का मतलब होता है, नागरिक संहिता के तहत यूरोप में प्रशासनिक विभाजन किया गया, सत्ता का बंटवारा किया गया कि सत्ता को बांटा जाएगा, सत्ता को अलग अलग तरीके से रखा जाएगा। ये सारे बदलाव किए गए। आगे देखिए अगला पॉइंट है हमारा, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। नागरिक संहिता के तहत सभ्य व्यवस्था थी जिसमें सारी जमीनों पर अधिकार जमाने वाले व्यक्ति को सामंत कहा जाता था, जमींदार कहा जाता था। वो जमींदारी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था 1804 की नागरिक संहिता के तहत समाप्त कर दी गई। इससे क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी, अधिकार नहीं थे, उन लोगों को जमीन मिली, व्यवस्था मिली, जिससे कि नागरिक संहिता के तहत इसको नेपोलियन की संहिता भी कहते हैं। अगला, किसानों को भू दायित्व जागीरदारी का मालिक बनाया, किसानों को जमींदार जगह मिली, किसानों को अत्याचार से मुक्ति मिली, किसान टैक्स कर सबसे मुक्त हो गई। फ्रांस में, यूरोप में हर जगह ये व्यवस्था जारी हो गई। यहां तक आज पढ़ते हैं नागरिक संहिता तक। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक करेंगे जिसका नाम है वियना संधि।